बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज फिर से मैं आपके सामने हाजिर हूँ BPCC 133 के हवाले से, यानी कि आज एक नए टॉपिक, एक नए उन्वान के साथ, एक नए तरीके से मैं आपके सामने हाजिर हूँ, जहाँ हम गुफ्तगू करेंगे नफ्सियात से जुड़ी कुछ ऐसी बातों की जो हमारी ज़िंदगी से वाबस्ता भी हैं और वाबस्ता नहीं भी हैं। अभी तक आपने हमारे साथ जितने भी क्लासेस किए और जितने भी उन्वान पर हमारी गुफ्तगू हुई, वो सब हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमारे हरकतों से, हमारे रवैयों से वाबस्ता थे और कहीं न कहीं हम उनका इस्तेमाल, हम उनसे उनकी जानकारी हमारे पास होती थी। आज हम जिस उन्वान पर गुफ्तगू करने जा रहे हैं, उससे हम सब ज़्यादातर रूबरू नहीं होते हैं, या हम उसे ज़्यादातर अच्छी तरह से अब तक नहीं समझते हैं। यानी कि आज हम बात करेंगे नफ्सियाती अवारिस, जिसे अंग्रेजी में साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर कहते हैं। साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर या नफ्सियाती अवारिस वो उन्वान है, वो लफ्ज़ है जिससे हम शायद ही वाकिफ़ होते हैं। यानी कि हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस तरह के लफ्ज़ों से ज़्यादा वाबस्ता नहीं होते हैं, ज़्यादा हमारी पहचान नहीं होती है उनसे, और हम अपनी हरकतों को, अपने रवैयों में इन चीज़ों को ढूँढ नहीं पाते हैं, या इन लफ्ज़ों को हम समझ नहीं पाते हैं। और जो नफ्सियात से दूर हैं, या जिन लोगों को नफ्सियाती जानकारी कम होती है, वो इसके बारे में तो बिल्कुल नहीं समझ सकते हैं कि नफ्सियाती अवारिस नाम की कोई चीज़ होती भी है, या ये हमारे हरकतों का, या हम जो रवैया करते हैं वो उसका कोई और, उसकी कोई और शक्ल है, उसका कोई और नाम हो सकता है, वगैरह वगैरह, या कोई वो बहुत ज़्यादा ऐसी बीमारी हो सकती है जिसका इलाज नहीं हो सकता है, वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें जहन में आती हैं। तो नफ्सियाती अवारिस क्या है? सबसे पहले ये जो सवाल दिमाग में आता है कि है क्या, कि रवैये के नमूने या जहनी अमल जो संगीन ज़ाती तकलीफ का बायस बनते हैं, या किसी शख्स की रोज़मर्रा की ज़िंदगी से निपटने की सलाहियत में मुदाखलत करते हैं। यहाँ पर नाज़रीन, ये सबसे ख़ास जो लफ्ज़ यहाँ पर है, आप सामने आपके स्लाइड है, आप उसमें देख सकते हैं कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी से निपटने की सलाहियत में मुदाखलत, यानी कि हम जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी जीते हैं, रोज़मर्रा की ज़िंदगी जैसे सवेरे उठते हैं, अपने जो ज़रूरियात हैं उससे फ़ारिग होते हैं, उसके बाद अपने काम में लगते हैं, खाना पीना सोना, और ये सब हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी है। तो इसमें अगर किसी तरह की परेशानी होती है इस रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, जैसे कि मान लीजिए आपको बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, या आपको नींद आ ही नहीं रही है, आपको भूख लग रही है, बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, या बिल्कुल नहीं लग रही है, आप अगर बैतुल खुला के लिए जा रहे हैं तो आप बहुत ज़्यादा उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों, ये चीज़ जो ये सारी जो हरकतें हैं, वो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में शामिल होती हैं, और जो नॉर्मल लोग हैं उनका एक दस्तूर होता है, उसका एक तरीका होता है। तरीका ये है कि हम सुबह सवेरे उठते हैं, रात में सोते हैं, ये एक नॉर्मल ज़िंदगी जीने का तरीका है। लेकिन अगर हम पूरी रात जागते हैं और पूरे दिन सोते हैं, तो ये नॉर्मल से अलग हट जाता है। तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमारी कुछ ऐसी हरकतें जो हमारे अपने ज़िंदगी जीने में मदद नहीं करती है, या उसमें मुदाखलत करती है, या उसमें कोई परेशानी होती है, इसे ही नफ्सियाती अवारिस या नफ्सियाती खराबी कहा जा सकता है। यानी कि हम तब ये कह सकते हैं कि एक ऐसा पैटर्न, एक ऐसा हमारे जज्बात से जुड़ा हुआ पैटर्न, हमारे हरकतों से जुड़ा हुआ एक ऐसा पैटर्न, एक ऐसा रवैया जो कि हमारे हालात से तालमेल नहीं रखता है, तो वो नफ्सियाती खराबी कहा जा सकता है।
इसी दूसरे कुछ नाम भी हैं इसके, दूसरे जैसे इसको हम मेंटल इलनेस कह सकते हैं, यानी कि दिमाग की बीमारी कह सकते हैं, दिमाग की खराबी कह सकते हैं, या हम इसे नफ्सियाती अवारिस भी कह सकते हैं। तो लेकिन नाम इसका हम कुछ भी रखें, ये ताल्लुक ये है, मुराद ये है कि अगर हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी किसी वजह से उसमें कोई नुकसान, कोई रुकावट, कोई परेशानी हो रही है, तो वो हरकत जो हमें उस तरह की ज़िंदगी जीने में या हमें अपने नॉर्मल ज़िंदगी जीने में रुकावट डालती है, वो नफ्सियाती अवारिस कहलाता है। अब है कि कौन सा रवैया या किस तरह के रवैये को हम खराब समझते हैं, या किस तरह के रवैये को हम नफ्सियाती अवारिस में रख सकते हैं। तो माहिर नफ्सियात ने इसके कुछ खास कुछ इसकी पहचान बताई कि अगर इस तरह की पहचान या इस तरह के रवैये में निशानी देखी जाती है, तो ऐसा समझा जाता है कि कुछ न कुछ, कोई ना कोई परेशानी है, या उस वो इंसान जो इस तरह का रवैया कर रहा है, उसको उसमें कुछ नफ्सियाती अवारिस हो सकते हैं। तो सबसे पहली जो शिकायत देखने को मिलती है वो है टिपिकलिटी, मखसूसियत। मखसूसियत में से मुराद ये है कि किसी खास तरह का रवैया हम बार बार करते हैं या उसी पे हम टिके रहते हैं, तो इसे मखसूसियत या टिपिकलिटी कहा जाता है। यानी कि हम अपने हालात के, अपने माहौल के हिसाब से न ढल के अपने उस खास तरह के रवैये या हरकत पर टिके रहते हैं, जिसकी जिसकी वजह से हम दूसरों से अलग हो जाते हैं। दूसरा एक जो खास बात है वो जो दूसरी खास बात है वो यहाँ पर ये है कि खराब मवाफकत, यानी कि मैल अडेप्टिव, आपका जो एडजस्टमेंट है वो खराब है। यानी कि दूसरों के साथ या अपने माहौल में, जिस माहौल में हम हैं, वहाँ पर हम जिस तरह से अपने को एडजस्ट करते हैं, अगर वो सही तरीके से नहीं एडजस्ट कर पा रहे हैं, जैसे अगर हम अपने दोस्तों के साथ हैं तो हम घुल मिल करके हमें रहना है, अगर हम अपने क्लासरूम में है तो हमारा रवैया ये होना चाहिए कि हम अपने उस्ताद की बातों को सुने और क्लास में अच्छे तरीके से उनके साथ पेश आए। लेकिन अगर हम क्लास में खड़े होकर गाना गाने लगते हैं, तो ये हमारा खराब मवाफकत की एक निशानी होगी, जिसे हम मैल अडाप्शन कह सकते हैं। जज्बाती तकलीफ एक तीसरा जो पाया जाता है, एक जो पहचान है, जो तीसरी पहचान है वो ये है कि जज्बाती तकलीफ होती है कि या तो हम खुद उस जज्बाती तकलीफ में मुब्तला होते हैं, या हम दूसरे को उस जज्बाती तकलीफ में डाल देते हैं। जैसे कि अगर आप मिसाल के तौर पर हम ये कहें कि अगर आप कोई हम लतीफ़ा सुनाते हैं, तो हम आपसे ये उम्मीद करते हैं कि आपको के लिए हंसी आएगी। अगर वो सुन के आप रोने लगते हैं, तो वहाँ पर जज्बाती तकलीफ पैदा हो रही है। या हम फिर ये कह सकते हैं कि जल्दी जल्दी गुस्से में आ जाना, जल्दी जल्दी अगर आपकी आंख से आंसू आते हैं, या बहुत ज्यादा आप हंस रहे हैं, बहुत ज्यादा आप अचानक बेवजह डर जा रहे हैं किसी किसी बात के लिए, तो ये कुछ ऐसे जज्बाती रवैयात हैं जिससे कि जज्बाती तकलीफ पैदा होती है और वो हमें दूसरों से अलग करती है। या फिर हम ये कह सकते हैं कि अगर हम ये ऐसा बार बार करते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि ज़रूर हमारे अंदर किसी न किसी तरह की नफ्सियाती अवारिस की निशानी है, जिसकी पहचान या जांच करानी पड़ती है। और जो सबसे खास बात इस सिलसिले में बताई जाती है वो ये है कि समाजी तौर पर नाकाबिल कबूल रवैया, हम जिस समाज में, जिस माहौल में, जिस कल्चर में रहते हैं, उसके सारे नॉर्म्स को मानना हमारी ज़रूरत बनती है। हम अपनी मर्जी से, वो हमारी मर्जी हो या ना हो, लेकिन हमें अपने समाजी तौर पर जो काबिल नॉर्म्स है, जिस हर एक समाज का अपना अलग अलग नॉर्म्स होता है, एक अलग अलग उनका पैमाना होता है, उस पैमाने के हिसाब से हमारा रवैया होना चाहिए। अगर हम वो रवैया नहीं अपनाते हैं, तो हम दूसरों से अलग होते हैं, यानी कि हम समाज से अलग हो जाते हैं, और ये नफ्सियाती अवारिस का एक बहुत बड़ी पहचान हो सकती है। अब नफ्सियाती अवारिस के बारे में अगर बात करें तो ये है कि ये कई तरह के होते हैं, और एक
बीमारी से या एक मर्ज से दूसरा मर्ज जो है वो जुड़ा होता है, या काफी हद तक जो उसकी जो पहचान होती है वो उससे जुड़ी होती है। तो आप अपने स्लाइड में देख सकते हैं यहाँ पर नाजरीन कि यहाँ कई तरह के नफ्सियाती जो खराबी हैं, आवारिज हैं, वो पाए जाते हैं। जैसे कि जहनी दबाव होता है, बाइपोलर डिसऑर्डर होता है, आपकी शख्सियत से जुड़ी हुई कुछ बीमारियां होती हैं, आप कुछ इस तरह की बीमारी होती है जिसे हम फोबिया कहते हैं, यानी कि कुछ ऐसा अनजाना डर हमारे अंदर होता है जो कि वाकई में वो किसी उस चीज से डरने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन हमें उस चीज के नाम से भी डर लगता है, तो ये फोबिया होता है। या फिर हम कई बार अपने प्रॉब्लम्स में, अपने से जो तकलीफ होती है हमारे, उसमें इस कदर मुब्तला होते हैं कि कई कई इस तरह की रवैया या हरकत जो है हम अपना लेते हैं, जैसे कि हम बार बार हाथ धोते हैं, बार बार ताले को बंद करके खींचते हैं। इस तरह की जो जहनी शिकायत होती है वो कई तरह की नफ्सियाती खराबी के अंदर ये सारी जो बीमारियां हैं वो पाई जाती हैं। अब कितने परसेंट ये पाया जाता है, ये अगर हम इसकी बात कहें तो 100% अगर लोग हैं हमारे पास, तो हर 100 में 13% जो लोग होते हैं वो एंजाइटी या सोचने की जो परेशानी होती है जो उससे वो मुब्तला होते हैं। 6% लोग जो होते हैं वो जहनी दबाव से मुब्तला होते हैं। 5% शख्सियत से ताल्लुक रखता है, जिनकी शख्सियत से जुड़ी हुई बीमारियां होती हैं। 1% सिजोफ्रेनिया, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा सुना जा रहा है, वो 1% है। 1% अल्जाइमर है, जिसको ज़्यादातर ओल्ड एज या बढ़ती उम्र की बीमारी हम लोग कह सकते हैं, इसमें हम भूलने की शिकायत वगैरह को देखते हैं। और 10% लोग जो होते हैं वो किसी न किसी तरह के अब्यूज में या किसी न किसी तरह की नशे की लत में वो होते हैं। तो ये है कि कितने तरह की अलग अलग नफ्सियाती अवारिस जो है वो होते हैं, और अलग अलग तरह के लोगों में अलग अलग तरह के की जो पहचान है उसकी वो अलग अलग तरह की होती है। अब हम इसकी इसकी तारीख के बारे में अगर जानें कि नफ्सियाती अवारिस की तारीख क्या है, तो इसकी तारीख के सिलसिले में ये कहा जाता है कि नफ्सियात तो इंसानी रवैये से जुड़ा है, और इंसान जब से इस दुनिया में आया और जब से उसने हरकतें करनी शुरू की, तब से कुछ न कुछ ऐसी चीज़ें सामने आती हैं जो कि जिसको हम नॉर्मल मानते हैं, जिसको हम समाज में एक दूसरे के लायक मानते हैं, और कुछ ऐसी बातें होती हैं जो कि नॉर्मल से अलग होती हैं, यानी कि जिनको हम अपने समाज के दूसरे लोगों से अलग मानते हैं। तो शुरुआत में ये ऐसा देखा गया कि जब लोगों में इस तरह के की अलग अलग तरह की हरकतें देखी देखी जाने लगी जो कि दूसरे लोगों में ज्यादातर नहीं देखी जाती हैं, या दूसरे लोगों से अलग तरह की देखी गई, जैसे कि बहुत उछलना कूदना, जोर जोर से हंसना चिल्लाना, या बहुत ज्यादा रोना, खाना नहीं खाना, नींद नहीं आना वगैरह वगैरह, जो कि नफ्सियाती अवारिस की निशानी हो सकती है। अगर उस तरह की जो परेशानी जब देखी जाने लगी उन लोगों में, तो ऐसा माना जाता था कि ये खुदा का कहर है, या उनके अंदर कोई भूत प्रेत है, या जिन जिन्नात, इस तरह की बात कही जाने लगी कि उनके अंदर किसी जिन ने घर कर लिया है, या उन्होंने कुछ ऐसे गलत काम किए, अल्लाह उनको उन पर कहर नाजिल कर रहा है, वगैरह वगैरह। इस तरह की बातें जो है उससे जिसकी वजह से उनकी ऐसी हरकतें होती रही हैं, और लोग उनको इस तरह से मानते थे कि ये किसी न किसी तरह के खुदाई कहर का ही एक अंजाम है या नतीजा है। लेकिन बाद में जिसमें सबसे पहला नाम आता है हिप्पोक्रेट्स का, तो उन्होंने बताया कि ये कोई खुदाई कहर नहीं है, या किसी इंसान के सही गलत काम का नतीजा नहीं है, बल्कि ये किसी भी इंसान के जिस्म के अंदर जो प्रॉब्लम होती है, जो जिस्मानी जो मुश्किलात होते हैं, उसका एक नतीजा हो सकता है, जिसको कि बाद में और भी जो हुए साइंसदान हुए, फिलोसोफर हुए, जैसे कि प्लेटो थे, सुकरात थे, इन लोगों ने भी इस चीज को बहुत माना। और मिडिल एज निस्फ सदी में भी इसी तरह की बातें जो थी वो
आती जाती रही। कभी लोग कहने लगे कि नहीं, इसमें ये ऐसी हरकतें इसलिए होती हैं कि ये चुड़ैल है, ऐसी हरकतें इसलिए होती हैं कि इसके ऊपर खुदा का कहर है, वगैरह वगैरह, या कोई इसमें डेमन है, कोई राक्षस वगैरह है, कि की रूह है इसके अंदर, इस वजह से ये इस तरह की हरकतें होती हैं। तो लेकिन बाद में फिर धीरे धीरे करके जैसे जैसे तरक्की होना शुरू हुआ और लोगों ने इसके बारे में पढ़ना शुरू किया, जानना शुरू किया, इसको समझना शुरू किया, तो ये पता चला कि ये ऐसी कोई बात नहीं है, ना ही इसमें ना ही ये खुदा का कहर है, ना भूत प्रेत है, ना कोई चुड़ैल वगैरह की बात होती है इसमें, बल्कि ये आपके अंदर के जिस्मानी जो मुश्किलात हैं उसका एक नतीजा होता है। बहुत दिनों तक ये ऐसा माना जाने लगा कि जिस्मानी मुश्किलात का ही एक नतीजा है, जिसकी वजह से कई तरह की हरकतें होती हैं। और इस सिलसिले में बहुत से लोग ने क्या किया कि फिर उनको किस तरह से हैंडल किया जाए। तो शुरुआत में ये हुआ कि जो जब जब तक लोग ऐसा मानते थे कि इसमें ये खुदा का कहर है या उनके किसी गुनाह का नतीजा है, तो ऐसा माना जाता था कि अगर उनकी खोपड़ी में छेद करके उसके अंदर से कुछ पार किया जाए तो उसके हो सकता है कि उनके दिमाग का की जो हरकत है वो सही हो जाए, और इसमें जिसको कि इस तरह से कुछ ट्रीट जो उनका जो जिन उपाय जो है उस उनको ठीक करने का जो उपाय है वो किया जाने लगा, जो कि बहुत ज्यादा इंसानियत से जुदा था। यानी कि उसमें मौत हो सकती थी किसी इंसान की, और मौत होती भी थी, तो फिर इसको बहुत खत्म, और ये बहुत ज्यादा तकलीफ दे था, तो इसको खत्म कर दिया गया। और इसके बाद हुआ कि फिर इनको बांध के रखा जाए, इनको जंजीरों में जकड़ के रखा जाए। तो इससे भी उनकी हालत जो है वो और ज्यादा बिगड़ती गई। जैसे कि 1700 में 1700 में पिनल ने फिलिप फिलिप पिनल ने क्या कि इस तरह के लोगों को जो इस तरह की हरकतें करते हैं, जो कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से अलग होते हैं या नॉर्मल जिंदगी से अलग होते हैं, उनको हम किसी तरह के हॉस्पिटल में रख सकते हैं, या उनको किसी तरह के अस्पताल में रखा जा सकता है, जहाँ पर उनको उनकी बीमारियों से लड़ने की इजाज़त मिले, उनका इलाज किया जा सके। तो सबसे पहले फिलिप पिनल ने इसके लिए कदम उठाया कि इस तरह से गैर इंसानी तरीके से उनको उनके साथ जो बेरहम सलूक किया जाता है और बेरहमी से उनके साथ बर्ताव किया जाता है, वो ना करके एक इंसानी रवैये को पेश किया जाए। और 1840 में डोरेथिया डिक्स ने ये पाया कि जितने लोग असाइलम या उस तरह के इसमें रहते हैं, वो असाइलम एक जेल से ज्यादा और कुछ नहीं है, जहां पर उनको बिना कपड़ों के रखा जाता है, बहुत मारा पिटा जाता है, अंधेरे में रखा जाता था। तो इस तरह से उन्होंने ये बात बताई कि इस तरह से गैर इंसानी तरीके का इस्तेमाल करके हम उन लोगों को ठीक नहीं कर सकते हैं। और तब 1883 में जब ये सारी बातें, इन सब बातों पर बहुत ज्यादा खोज होने लगी, बातचीत होने लगी, इस पर लोगों ने ध्यान देना शुरू किया। तो 1883 में एक जर्मन साइकाट्रिस्ट थे जो माहिर नफ्सियात थे, उन्होंने, जिनका नाम था एमिल क्रिपलिन, उन्होंने ये बताया कि अगर हम इन मरीजों की पहचान करें कि इनको किस तरह की बीमारी है, और पहचान करके उस बीमारी का अगर हम इलाज करें, तो काफी हद तक उनको राहत हो सकता है, और उन्हें उनका इलाज भी किया जा सकता है। और तब उन्होंने बताया कि किस किस तरह की बीमारी जो है वो देखी जाती है, जैसे कि मैनिक डिप्रेसिव है या सिजोफ्रेनिया की बीमारी है, वो उन मरीजों के अंदर उनकी वो जो हरकतें थी उनकी, हंसना है, गाना है, उछलना है, कूदना है, या चिल्लाना है, मारना पीटना है, ये सारी जो हरकतें थी वो किसी न किसी खास तरह की बीमारी की वजह थी, जिसके जिसकी पहचान एमिल क्रिपलिन ने की। और फिर 1900 में जब सिगमंड फ्रायड ने इसकी तरफ नजर किया और उन्होंने इस बारे में ज्यादा जब जानकारी लोगों को दी, तो उन्होंने बताया कि बातचीत के जरिए
बातचीत के ज़रिए हम काफ़ी हद तक ऐसे लोगों को ठीक कर सकते हैं या उनका इलाज जो है वो किया जा सकता है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो हमारे ज़हन में रहती हैं, कहीं न कहीं दफ़्न रहती हैं, वो हमें अंदर से परेशान करती हैं और जिसकी वजह से ये सारे जो हरकत है, वो पैदा होते हैं। तो फ्रॉइड ने इस बात पर बहुत ज़ोर दिया कि हमारे दिमाग के अंदर, जिसको उन्होंने अनकॉन्शियस कहा, कि जो लाशौरी दिमाग है वो उसके अंदर ही सारी चीज़ें रहती हैं और अगर हम उनको बातचीत के ज़रिए बाहर निकाल सकें तो काफ़ी हद तक हम ऐसे मरीजों की मदद कर सकते हैं जो किसी न किसी तरह की नफ्सियाती आवाज़ से ताल्लुक़ रखते हैं। और फिर 1908 में एक नेशनल कमिटी फॉर मेंटल हाइजीन, ज़हनी सेहत के लिए एक नेशनल कमिटी बनाई गई, जिसमें कि इस तरह के कि किस तरीके से इस तरह के जो मरीज़ होते हैं, जो ज़हनी मरीज़ होते हैं, उनको रखा जा सकता है, उनको ठीक किया जा सकता है। उनके लिए फिर दवाइयाँ, फिर उनके लिए सर्जरी कि उनका ऑपरेशन किया जा सके, उनको शॉक थेरेपी, दवा के ज़रिए या फिर इंसुलिन जो थेरेपी होती है, उसके ज़रिए काफ़ी हद तक इन सब चीज़ों की मदद से उनकी जो मुश्किलात थे उनको दूर करने की कोशिश की गई। और मौजूदा दौर में अभी हम सब काफ़ी हद तक इस लफ्ज़ से वाकिफ़ हो चुके हैं कि नफ़सियाती अवारज़ नाम की भी कोई चीज़ होती है, जो कि जिस तरह से जिस्मानी अवारज़ हैं, डिज़ॉर्डर्स होते हैं, परेशानियाँ होती हैं, उस तरीके से दिमागी अवारज़, नफ़सियाती अवारज़ भी होती हैं और उनको ज़रूरत होती है, उसी तरीके से इलाज की ज़रूरत होती है, दवा की ज़रूरत होती है और वो किसी उस तरह की पावर या उस तरह की चीज़ का नतीजा नहीं होता है कि हमने कोई गुनाह किया है, हम पर खुदा का कहर है या हमारे अंदर किसी जिन जिन्नात या चुड़ैल की रूह है। इस तरह की बातों से अब काफ़ी आगे निकल के जो मॉडर्न नफ्सियात है, जो आज के का जो नफ्सियात है, वो इस बात की सिफारिश करता है कि हमारे दिमाग में, हमारे ज़हन में, हमारे ब्रेन में कुछ ऐसे फंक्शंस हैं, कुछ ऐसे नर्व्स हैं, कुछ ऐसे जिसकी वजह से इसमें अगर प्रॉब्लम है, जिसमें शिकायत अगर होती है तो हमारे हरकतों पर उसका असर पड़ता है और हम नफ़सियाती अवारस के शिकार हो जाते हैं। तो इसकी तारीख जानने के बाद अब इसके मॉडल्स के बारे में अगर हम बात करें तो नफ़सियाती मॉडल्स ख़ास तौर पर 5 तरह के हैं, जिसमें सबसे पहले है साइकोडायनेमिक मॉडल। साइकोडायनेमिक मॉडल की जब हम बात करते हैं तो हमारे जहन में सिर्फ और सिर्फ एक नाम उभर के सामने आता है और वो है सिगमंड फ्रायड का, जिन्होंने इस मॉडल को बढ़ावा दिया, इस मॉडल के बारे में बताया। उनका ये मानना था, जैसा कि अभी हमने आपको बताया, कि हमारे जहन में, खास तौर पर लाशऊरी जहन में बहुत सारी बातें जो है वो छिपी होती हैं, हमारी बहुत सारी ख्वाहिशात छिपे होते हैं, हमारे बहुत सारे हमारे जो मुश्किलें होती हैं या बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनका हम अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में या अपने शऊरी ज़िंदगी में उसको हल नहीं कर सकते हैं या उसको हासिल नहीं कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें निकल कर के हमारे लाशऊरी ज़हन में चली जाती हैं, जहाँ पर वो एक बाहर निकलने के लिए परेशान रहती हैं और वहाँ पर अगर उन्हें और किसी-किसी ज़रिए वो बाहर निकलने की कोशिश भी करती हैं। जैसे कि फ्रायड ने बताया था कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो हम भूल करते हैं, तो हम उसे भूल मानते हैं कि हमने अगर कोई गलती कर दी तो वो हमने भूल से कर दी, या हम किसी के का नाम अगर गलत ले लेते हैं तो हम उसे भूल कहते हैं। किसी के घर अगर हम जाते हैं, अपनी कोई चीज़ छोड़ आते हैं तो वो हम उसे हम गलती मानते हैं। या फिर हम ये कहते हैं कि हमें कोई चीज़ याद नहीं रही, तो हम ये कहते हैं कि गलती से हमने ऐसा कह दिया या उस चीज़ को हम करना भूल गए, वगैरह वगैरह। ये सारी चीज़ें जो हम बताते हैं, तो फ्रायड ने कहा कि ऐसे ऐसा कुछ नहीं होता है कि हम भूलते हैं या हम वो गलत काम करके आ गए, बल्कि हमारा लाशऊरी ज़हन उस काम को करवाता है। यानी कि हम अपने लाशऊरी ज़हन से किसी न किसी चीज़ की वजह से उस तरह की गलतियाँ करते हैं, जिसे फ्रायड ने नाम दिया था साइकोपैथोलॉजी ऑफ एवरीडे लाइफ।
तो उन चीज़ों से हमारे लाशऊरी ज़हन की बहुत सारी चीज़ें जो है वो बाहर निकल के आती हैं। तो इसी बिना पर फ्रायड ने ये बताया था कि अगर हम बातचीत करें, फ्री एसोसिएशन, टॉकिंग क्योर जो उन्होंने बताया कि बात करके लोगों से अपने दिल की बात जब हम ज़ाहिर करते हैं, तो हमारे अंदर का बहुत सारा गुबार जो है वो बाहर निकलता है। इसे फ्रायड ने एक टर्म भी दिया जिसका नाम था कैथारसिस। तो फ्रायड ने कहा कि अगर जब कैथारसिस हो जाता है तो हमारे अंदर की जितनी भी वैसे ख्वाहिशात जो हमारे लाशऊरी जहन में थे, वैसे प्रॉब्लम्स, वैसी मुश्किलात जो हमारे लाशऊरी जहन में अपने आप वो लड़ रहे थे, तो वो सारी चीज़ें जो है वो बाहर निकलती हैं। और बाहर निकलने से हम काफ़ी हद तक उन चीज़ों को अगर समझा दिया जाता है हमें, तो हम हमारी जो मुश्किलात हैं या हमारा जो भी गलत रवैया है वो सही में बदला जा सकता है। तो साइकोडायनामिक मॉडल जो है वो इस बात की सिफारिश करता है कि हमारे जहन के हिस्से में जो बहुत सारी चीज़ें छिपी हुई होती हैं, अगर उनको हम बाहर निकालें तो हम अपनी मुश्किलात से बाहर निकल सकते हैं। दूसरा जो मॉडल है वो बिहेवियरल मॉडल है, यानी कि बिहेवियरल मॉडल यानी कि रवैये से ताल्लुक रखता है। तो इसमें माहिर नफ्सियात ने बताया कि हम कई तरह से अपने रवैये को में तब्दीली ला सकते हैं। एक तब्दीली ला सकते हैं कि जब हम किसी रवैये के साथ कंडीशन हो जाते हैं, तो उससे भी हम बहुत सारी अपने चीज़ों या हमारी जो हरकतें होती हैं, हमारे जो रवैयात होते हैं, उसमें बदलाव आता है। दूसरा एक तरीका होता है कि जब हमें किसी चीज़ के लिए कोई रिइंफोर्समेंट मिलता है, यानी कि जब हमें शाबाशी मिलती है या हमें कोई सज़ा मिलती है, तो उस वजह से भी हम किसी न किसी रवैये को सीखते हैं। और तीसरी जो तकनीक है वो तकनीक है कि हम देख करके सीखते हैं, यानी कि हम मॉडलिंग के ज़रिए सीखते हैं। तो हम हमारे रवैये में इन 3 तरह की तकनीक से बदलाव लाया जा सकता है। तो या तो कंडीशनिंग हम करवाते हैं, या हम किसी न किसी तरह का रीइंफोर्समेंट देते हैं, या हम देख करके सीखते हैं। तो इसमें ये देखा जाता है कि जब हमारे अंदर इस तरह के नफ्सियाती अवारिस से जुड़ी हुई कुछ ऐसी हरकत जो हैं, जो कि हमारे ज़िंदगी को सही तरीके से जीने में रुकावट डाल रहे हैं, या हमारे एडजस्टमेंट पर कुछ किसी न किसी तरह का नुकसान हो रहा है, तो हम ये देखते हैं कि हम इसमें अगर कंडीशनिंग के ज़रिए या रीइंफोर्समेंट के ज़रिए या मॉडलिंग के ज़रिए अगर रवैये में बदलाव करें, और उससे हमारा एडजस्टमेंट अगर सही हो जाता है, या हमारे जो नफ्सियाती अवारिस से जुड़ी हुई जो मुश्किलें होती हैं वो अगर थोड़ी कम हो जाती हैं, तो इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। तीसरा जो मॉडल है वो इस बात की सिफारिश करता है कि हम अपने जहन में जो सोचने समझने का हमारा तरीका है, जो फैसला लेने की हमारी सलाहियत है, हमारी याद करने की, दूसरों को पहचानने की, ये सारी जो सलाहियत है, तो इसमें हम अगर बदलाव लाते हैं, या इसमें हम कुछ ऐसा इसको हम बदल देते हैं, इसका रुख मोड़ देते हैं, तो उससे भी हमें काफ़ी हद तक फ़ायदा होता है, क्योंकि हमारी सोच हमारे हरकत पर सीधे असर डालती है। अगर आप हमेशा अच्छा सोचते हैं, तो आपकी जो हरकत होगी वो भी ऐसी होगी जो आप अच्छे की तरफ ही करेंगे। लेकिन अगर आप हर बात में बुरा सोचते हैं, नेगेटिव सोचते हैं, तो आपके हरकत में भी वो फ़र्क होता है कि आप वो नेगेटिव ही करेंगे, या आपसे वो नेगेटिव ही काम होगा, क्योंकि आपकी सोच का सीधा असर आपके हरकतों पर पड़ता है। तो कॉग्निटिव मॉडल इस बात की सिफारिश करता है कि अगर हम हमारी सोच का जो पैटर्न है, हमारे किसी चीज़ को देखने समझने का जो नज़रिया है, उसमें अगर हम बदलाव कर देते हैं, तो काफ़ी हद तक नफ्सियाती जो प्रॉब्लम्स होते हैं उससे हम दूर हो सकते हैं। तीसरा है ह्यूमनिस्टिक एग्जिस्टेंशियल मॉडल। ह्यूमनिस्टिक एग्जिस्टेंशियल मॉडल भी पॉजिटिव साइकोलॉजी की या उस पॉजिटिव रवैये की सिफारिश करता है कि कैसे हम अपने रवैये को, या अपने अंदर हमारे अंदर जो सलाहियत है, जो हमारी काबिलियत है, उस काबिलियत को हम अपने एडजस्टमेंट में, अपने ज़िंदगी जीने के तरीके में उसका इस्तेमाल करें। और ह्यूमनिस्टिक जो मॉडल है वो ये बताता है कि इंसान जो है वो वाकई एक एक अच्छा इंसान होता है, उसके अंदर काफ़ी अच्छाई होती है।
हालांकि साइकोडायनामिक मॉडल इसकी सिफारिश नहीं करता है, लेकिन ह्यूमनिस्टिक मॉडल ने ये बताया कि एक जो कोई भी इंसान होता है उसके अंदर, किसी भी इंसान के अंदर कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसके अंदर कोई ख़ास सलाहियत नहीं है, कोई ख़ास काबिलियत नहीं है या अच्छाई नहीं है। हर इंसान के अंदर बहुत सारी अच्छाइयाँ होती हैं, सिर्फ ज़रूरत होती है उसको पहचानने की, उसको बाहर निकालने की। तो जब हम अपनी अच्छाइयों को, अपनी सलाहियत को, अपनी काबिलियत को पहचान लेते हैं और उसको बाहर निकाल के उसका इस्तेमाल अपने ज़िंदगी को जीने में करते हैं, तो मुमकिन होता है कि हमारे अंदर किसी तरह के का जो जो प्रॉब्लम है, जो मुश्किलात हैं, वो ना हो। उसके बाद सोशियो कल्चरल मॉडल, यानी कि हम जिस समाज में, जिस कल्चर में रहते हैं, उसका असर हम पर पड़ता है। तो वो ये मॉडल ये सिफारिश करता है कि जिस तरह के समाज में, जिस तरह के कल्चर में हम अ, रहते हैं या हमारे अपब्रिंगिंग होती है, हमारा हमको पाला पोसा जाता है, वो उसका असर पड़ता है। तो यानी कि जैसा समाज होगा, हमारे हमारा जो रवैया होगा वो वैसा ही होगा। बहुत से माहिर नफ्सियात ने जब अपने खोज में ये पाया, जब उन्होंने जब खोज की इस बारे में या तजुर्बा किया, तो उन्होंने ये पाया कि बहुत सारे समाज ऐसे हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा मारपीट, गाली गलौज या उस तरह के वायलेंट जो बिहेवियर होते हैं वो देखा जाता है। तो ये पाया गया कि उनके बच्चों में भी वही चीजें पाई गई, क्योंकि वो उनके उसी समाज में बच्चा जब रहता है तो वो बचपन से उसी चीज को सीखता है और उसका असर उसके ऊपर पड़ता है, तो उसके अंदर भी वो सारी चीजें अपने आप आ जाती हैं। तो इस तरीके से हम ये देखते हैं कि जो नफ्सियाती मॉडल हैं वो अलग अलग तरह से अपनी अलग अलग ढंग से अलग अलग हरकतों को एक्सप्लेन करते हैं, उसकी तशरीह करते हैं और उनके बारे में बताते हैं कि किस तरीके से किसी भी एक मॉडल की मदद ले करके हम अपने रवैये में, अपने हरकतों में तब्दीली ला सकते हैं या बदलाव कर सकते हैं। अब जब हम नफ्सियाती अवारिस की बात कर रहे हैं, तो नफ्सियाती अवारिस को जैसे हमने भी पहले बताया कि बहुत सारे नफ्सियाती अवारिस हैं, तो उनको इतने सारे नफ्सियाती अवारिस के बारे में समझना, उनको उनकी पहचान करना, उनके इलाज की बात करना, ये कोई आसान काम नहीं था। इसलिए माहिर नफ्सियात ने इन सब तरह के जितने भी नफ्सियाती अवारिस थे, उनको दो अलग अलग हिस्से में, यानी कि अलग अलग दर्जे में उन्होंने, खास तौर पे दो, ऐसे तो बहुत सारे दर्जे में उन्होंने उनको बांटा है, लेकिन दो खास तरह का क्लासिफिकेशन में उन्होंने बांटा। एक क्लासिफिकेशन जो दर्जा था, जो दर्जा बंदी जो उन्होंने किया, वो एक क्लासिफिकेशन WHO ने किया, जिसे हु कहते हैं, और उस क्लासिफिकेशन का नाम था इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज, या इसको हम शॉर्ट में ICD-10 कहते हैं। और जो दूसरा दर्जाबंदी किया गया, उसे APA ने किया, यानी कि अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन ने किया, जिसे हम DSM कहते हैं, डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल। तो ये जो APA ने किया, वो वो क्लासिफिकेशन उन्होंने किस पे किया, किस तरह, किस बेसिस पे किया, वो उन्होंने सिम्टम्स के बेसिस पे किया। जो साइन और सिम्टम्स, जो मरीज या जो इंसान किसी तरीके की खास तरीके के सिम्टम्स को, किस तरीके की जो वो हरकतों को जो दिखलाता है, उस बिना पर जो उन्होंने क्लासिफिकेशन किया, तो उसे DSM कहा गया। और उसका एक उन्होंने पूरा उसकी एक लंबी लिस्ट बनाई और उसमें लगातार उसमें बदलाव करते चले गए। तो DSM-1, 2, 3, DSM-3R और फिर DSM-4। तो सबसे ज्यादा जो पॉपुलर हुआ वो था DSM-4। तो DSM-4 में क्या किया गया कि सारे जितने तरह की बीमारियां हैं, जितने तरह के अमराज हैं, उनको 5 एक्सेस में बांटा। एक्सेस 1, एक्सेस 2, एक्सेस 3, एक्सेस 4 और एक्सेस 5। एक्सेस 1 में जितने भी तरह के जहनी बीमारियां हैं उनको डाली गई, और 2 में जो आपके शख्सियत से जुड़ी हुई जितनी बीमारियां हैं, और मेंटल रिटार्डेशन से, यानी कि जहनी कमी से, रिटार्डेशन से, बीमारी अलग है, जहनी बीमारी अलग चीज है, और जहनी जो कम है, जो जिसको हम कहते हैं कि लोअर IQ, जिसका IQ कम होता है, उस तरह की जो बीमारी होती है, वो मेंटल रिटार्डेशन कहलाती है। उसको उन्होंने एक्सेस 2 में डाला।
एक्सेस 3 में और तरह के जितने भी तरह के जिस्मानी जो बीमारियां हैं उनको डाला गया। एक्सेस 4 में साइको सोशल स्ट्रेस को डाला गया और 5 में ग्लोबल असेसमेंट ऑफ फंक्शनिंग को डाला गया, यानी कि किस तरीके से उनका असेसमेंट किया जा सकता है। लेकिन इसके बाद इसमें भी बदलाव किए गए और डीएसएम 4 जो है वो डीएसएम 4 टीआर बदल गया, यानी कि टेक्स्ट रिवीजन, फोर्थ एडिशन और टेक्स्ट रिवीजन। इसे भी एपीए वालों ने ही किया और इसमें हुआ कि 17 तरह के जहनी बीमारियों को डिवाइड किया गया, रखा गया और जितने तरह के उसके जो सिम्टम्स हैं उनको इसमें शामिल किया गया और 250 अलग अलग तरह के नफ्सियाती डिसऑर्डर को इसमें शामिल किया गया। अब इसके बाद इसके जो डीएसएम 4 टीआर यानी कि बदलाव के बाद जो डीएसएम 4 बदल गया उसमें भी 5 ही एक्सेस थे, लेकिन उस एक्सेस में अलग अलग तरीके से बीमारियों को रखा गया। एक्सेस 1 में क्लिनिकल डिसऑर्डर, वैसे बीमारियां रखी गई जिनका कि ट्रीटमेंट किया जा सकता है, जहनी बीमारियां। एक्सेस 2 में शख्सियत से जुड़ी हुई बीमारियां और मेंटल रिटार्डेशन से जुड़ी हुई बीमारियों को रखा गया। एक्सेस 3 में जनरल मेडिकल कंडीशन को रखा गया। एक्सेस 4 में साइको सोशल और इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम को रखा गया, यानी कि नफ्सियाती और समाजी बीमारियों के साथ साथ, मुश्किलात के साथ साथ जो इन्वायरमेंट से, जो माहौलियात से जुड़ी हुई बीमारियां हैं या मुश्किलात हैं उनको रखा गया। और 5 में फिर असेसमेंट ऑफ फंक्शनिंग को रखा गया। इसके बाद भी फिर क्या हुआ कि डीएसएम 4 टीआर के बाद भी लगातार रिसर्च होते रहे, तजुर्बा होता रहा और ये पाया गया कि डीएसएम 4 टीआर जो था उसमें भी कुछ कमियां थी जिसको कि दूर करने के लिए डीएसएम 5 लाया गया और इसमें से सारे एक्सेस को हटा दिया गया। इसमें क्या हुआ कि जितने तरह के भी एक्सेस थे उनको हटा दिया गया और सारे तरह के जितने तरह के बीमारियां हैं उनको शामिल किया गया। जेंडर से ताल्लुक रखने वाली बीमारियों को शामिल किया गया, खास तौर पर न्यूरोलॉजिकल जो जिस चीज पे फोकस किया जाता है उस चीज को शामिल किया गया इसमें। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि ये डीएसएम 5 जो है अभी सबसे ज्यादा मशहूर क्लासिफिकेशन है जिसमें कि हम अलग अलग तरह के अमराज के बारे में को कैटेगराइज कर सकते हैं, किया हुआ है, कैटेगराइज किया गया है जिसमें और जिसकी मदद से हम बीमारियों को समझ सकते हैं या उनके बारे में जान सकते हैं। और इसी तरीके से आईसीडी जो है 10 जिसे WHO ने बनाया, इसमें भी सेहत से जुड़ी हुई बीमार और जहनी और जिस्मानी सेहत से जुड़ी हुई बीमारियों को रखा गया। और ये इसे हु ने बताया, WHO ने इसके बारे में कि इसमें वो सारी तरह की बीमारियां रखी गई और उन बीमारियों की वजह, उन बीमारियों की क्या क्या उनके सिम्टम्स हैं और उन बीमारियों को कैसे ठीक किया जा सकता है, कैसे हेल्थ को अच्छा बनाया जा सकता है, इसके लिए आईसीडी 10 जो है जो बनाया गया और उसमें उन्होंने बहुत तरह की बीमारियों को रखा गया। आईसीडी 10 आजकल बदल करके आईसीडी 11 हो गया, यानी कि 11 हो गया, यानी कि उसमें भी बदलाव किए गए। उसमें भी जितनी सारी बीमारियां रखी गई थी, करीब 250 बीमारियां थी उसमें भी, लेकिन उसमें भी उसको भी बदल करके और ज्यादा मॉडर्न बनाया गया उसको, और उसमें भी जो आजकल के बीमारियों से जुड़ी हुई उन सारी चीजों को रखा गया, जैसे कि कैंसर से जो है, पब्लिक हेल्थ से है जुड़ी हुई बीमारियां हैं, या प्राइमरी केयर किस तरह से बीमारी होने से पहले उसका उपाय किया जाए वगैरह वगैरह, इन सब बातों को भी उसमें शामिल किया गया और आईसीडी 11 को अभी इसका इस्तेमाल ज्यादा किया जा रहा है। तो दो तरीके के हमने पढ़े कि किस तरीके से दो तरीके से हम सारे तरह के जहनी अमराज को या बीमारियों को अलग अलग दो हिस्से में, दो अलग क्लासिफिकेशन में हम बांट सकते हैं। एक आईसीडी है और दूसरा है डीएसएम। अब अलग अलग क्लासिफिकेशन के बाद हमारे जहन में सबसे पहले ये बात आ रही है कि वजह क्या है आखिर इन बीमारियों की। नफ्सियाती जो अवारिज हैं उनकी कौन कौन से वजूहात हैं जिसकी वजह से कोई नफ्सियाती इमराज का शिकार होता है। तो क्या वजह है? तो वजह इसके बहुत सारे हैं। इस वजह में आपके कुछ ऐसे वजह है जो नफ्सियात से जुड़े हैं,
आपकी कुछ ऐसे वजूहात हैं जो कि आपके बायोलॉजी से जुड़े हैं, यानी कि जिस्म से जुड़े हैं, और कुछ वजूहात ऐसे हैं जो कि जेनेटिक्स तो है ही, यानी कि बायोलॉजिकल है ही, साथ में हमारे रहन सहन या हम जिस तरीके से हम जहाँ हम रहते हैं या हमें जिस तरीके से पाला पोसा जाता है, उन दोनों का मिला जुला असर हो सकता है, जो जिसकी वजह से हमारे अंदर कोई न किसी तरह की नफ्सियाती बीमारी हो सकती है। खास तौर पर अगर हम इसकी वजूहात पर नजर डालें तो बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, सोशियो कल्चरल, ये 3-4 वजूहात ऐसे हैं जिसकी वजह से हम किसी न किसी नफ्सियाती बीमारी के शिकार हो सकते हैं। बायोलॉजिकल में हम ये देखते हैं कि हमारी हेरिडिटी से जुड़ी हुई जितनी सारी बातें, हमारे जीन से, हमारे न्यूरो केमिकल जो हमारे अंदर बदलाव होते हैं, यानी कि मिला जुला कर हम ये कह सकते हैं कि हमारे अंदर जिस्मानी जितनी सारी बातें हैं, वो भी उसके उसमें अगर उतार चढ़ाव होता है या उसमें कोई खराबी होती है या उसमें कोई बदलाव आते हैं, तो उसकी वजह से हम किसी न किसी नफ्सियाती बीमारी के शिकार हो सकते हैं। दूसरा, जो नफ्सियाती वजह है, तो नफ्सियाती वजहात के अंदर बहुत सारी वजह आती हैं। आप किसी न किसी दबाव में हैं, आप किसी न किसी मुश्किल में हैं, आपको अगर बहुत अकेलापन लगता है, आपके अंदर जहनी दबाव होता है, आपको सही तरीके से प्यार और मोहब्बत नहीं मिला है, आप बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, वगैरह वगैरह, बहुत सारी ऐसी वजहात हैं जिसकी वजह से हम नफ्सियाती अमराज के शिकार हो सकते हैं। सोशियो कल्चरल इन्फ्लुएंस या सोशियो कल्चर जो रीजन है, जो वजह है, उसमें यह है कि हम जिस समाज और जिस कल्चर में रहते हैं उसका भी असर हमारे ऊपर पड़ता है। यानी कि हम जिस समाज में रहते हैं वहाँ पर किस तरीके से हम हमारे साथ बर्ताव होता है, जेंडर डिफरेंसेस क्या होता है, एक इंसान का दूसरे इंसान से इंटरपर्सनल रिलेशनशिप कैसा होता है, आपसी जो तालमेल है वो कैसा होता है, लोगों का रवैया कैसा होता है, ये सारी चीजें ताल्लुक रखती है सोशियो कल्चरल फैक्टर्स से। इसके अलावा कुछ कॉमन भी कुछ ऐसे हैं जो कि जनरल, जिसको हम कह सकते हैं कि जिसकी वजह से हम रोजमर्रा की जिंदगी में ये देखते हैं कि कुछ कुछ इतने सारे दबाव हमारे ऊपर पड़ते हैं जिसकी वजह से हम नफ्सियाती बीमारी के शिकार हो सकते हैं। जिसमें सबसे पहला है कि अगर आपके फाइनेंशियल स्ट्रेस, यानी कि पैसे की किल्लत होती है, पैसे की कमी होती है, तो ये भी एक वजह होता है कि हम दबाव में रहते हैं, हमारे अंदर हम आपस में हम खुश नहीं हो पाते हैं, या हम अपनी ज़रूरतों को जब पूरा नहीं कर पाते हैं तो हम किसी न किसी कमी में हमेशा रहते हैं, या फिर हमें अच्छी नींद नहीं आ रही है, अच्छे से खाना नहीं मिल रहा है, या बहुत ज़्यादा वर्कलोड होता है, काम बहुत ज़्यादा होता है कभी-कभी हम पर, या हमें दूसरों के ताने सुनने को मिलते हैं, हमने आपने बहुत अच्छा काम किया, किसी ने आपकी तारीफ नहीं की, इससे भी आपको परेशानी हो सकती है। या आप बहुत एफर्ट करती हैं, बहुत कोशिश कर रहे हैं, हाँ, लेकिन फिर भी आप कामयाब नहीं हो पा रहे हैं, इससे भी आपको परेशानी हो सकती है। तो ये, और अभी जो बहुत लेटेस्ट एक आजकल की रोजमर्रा की जिंदगी में जो शामिल हो चुका है, हम हमारा इलेक्ट्रॉनिक, या हम ये कह सकते हैं कि ऑनलाइन जो कनेक्शन है हमारा, इसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा परेशानी में भी पड़ सकते हैं, क्योंकि देर रात तक लोग उसका इस्तेमाल करते हैं। आपके फ़ोन पे आने वाले किसी व्हाट्सएप से आप परेशान हो सकते हैं, आपके किसी मेल से आपको डिस्टर्बेंस हो सकती है, आप डर डर सकते हैं, घबरा सकते हैं, परेशान हो सकते हैं, वगैरह वगैरह। तो ये भी एक ऐसा जरिया है जिसकी वजह से हमारे अंदर किसी न किसी तरह की नफ्सियाती जो बीमारी है या उसके जो सिम्टम्स हैं वो आ सकते हैं। उसके अलावा हमारे जो और आस-पास, जैसे कि आपके माँ-बाप हैं, अगर वो आपको बहुत ज़्यादा आपकी परवाह करते हैं या बिल्कुल परवाह नहीं करते हैं, तो दोनों ही हालात में आप परेशानी के शिकार हो सकते हैं। आपके स्कूल में अगर आपको सही तरीके से आपके साथ आपके दोस्तों का, आपके उस्ताद का या आपके बाकी लोगों का रवैया अगर सही नहीं होता है, तो भी आप परेशान हो सकते हैं। या फिर कई एक बार ऐसा होता है कि हम जाने-अनजाने किसी ऐसे हरकत को ये करते हैं, बढ़ावा देते हैं,
ऐसी हरकत को बढ़ावा देते हैं जो कि हमारे लिए सही नहीं हो सकता है। जैसे कि मिसाल के लिए अगर आप चूहे से डर रहे हैं और हम भी आपको ये कहें कि अरे अरे बाप रे चूहा था वहां, हाँ हाँ हटो, दूर हट जाओ, बहुत अलग हट के बैठा करो, या उस कमरे में चूहा है तुम बिल्कुल मत जाना, तो हम आपके उस रवैये को जो कि गलत है, या क्योंकि चूहे से डरने की ऐसी कोई वजह नहीं होती है, या तो हम अगर उसको बढ़ावा देते हैं तो वो बिहेवियर या वो रवैया आपका आगे जाके आपको परेशान कर सकता है। तो कुछ ऐसे भी वजहात होते हैं जिसमें कि हम या तो किसी रीइंफोर्समेंट के जरिए कुछ ऐसा हम आपको करते हैं कि हम आपको गलत काम के लिए बढ़ावा दे रहे हैं, तो वो आपको आपके हरकत में या आपके रवैये में वो गलत चीज़ जो है वो आपके अंदर पनपने लगती है, या किसी तरह से हम आपकी गलत हरकत को बढ़ावा देते हैं, या किसी तरह से गलत तरीके से आपके सामने गलत मॉडल पेश करते हैं, हम गलत रोल प्ले करते हैं अगर, तो ये सारी भी वजह हो सकती है जिसकी वजह से हम किसी न किसी नफ्सियाती इमराज के या उसकी किसी सिम्टम के शिकार हो सकते हैं। अब जब वजह हमें पता चल गई कि इतने सारे वजूहात हैं, जिसमें कि हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जुड़ी हुई वजूहात भी हैं, कुछ हमारे बायोलॉजी से, हमारे जीन और जेनेटिक्स से जुड़ी हुई कुछ प्रॉब्लम्स हैं, और या हमारे नफ्सियाती और समाजी ज़िंदगी से जुड़ी हुई बातों की वजह से हम नफ्सियाती अमराज के शिकार होते हैं। तो वजह अगर कोई भी होती है और अगर हम शिकार हो जाते हैं, तो ऐसे में बारी आती है कि असेसमेंट की, कि हम कैसे उसको पहचानें, कैसे उसके बारे में जाने और कैसे उससे हम बाहर निकल सकें। तो असेसमेंट में क्या है कि हम सबसे पहले किसी उस इंसान को समझने की कोशिश करते हैं, जो इंसान किसी न किसी प्रॉब्लम से, किसी मुश्किल से गुजर रहा है, तो उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। फिर उसके बारे में ये जानना चाहते हैं या उसे बताना चाहते हैं कि इसका आगे नतीजा क्या हो सकता है, किस हद तक वो इंसान आगे जा सकता है। फिर उसके बारे में हम कि उसका उपाय कैसे किया जाए, उसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाए, उसके लिए हम प्लान कर सकते हैं। और फिर उसके ट्रीटमेंट का आउटकम क्या होगा, यानी कि उससे हासिल क्या होगा, इसको भी हम बता सकते हैं। तो असेसमेंट में सबसे पहले है, असेसमेंट के भी बहुत सारे तरीके हैं, यानी कि अलग अलग तरीकों से हम असेसमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो असेसमेंट है वो है बायोलॉजिकल असेसमेंट, और इसमें सबसे पहले आता है कि ब्रेन इमेजिंग, यानी कि आपके जहन का, आपके दिमाग का जो की तस्वीर है, वो हम उस तस्वीर के ज़रिए ये जान सकते हैं कि किस तरह की परेशानी आपको हो रही है और वो किस वजह से हो रही है। यानी कि हमारे ब्रेन की जो फंक्शनिंग हो है, वो अफ़ेक्टेड हो रही है, तो किस वजह से अफ़ेक्टेड हो रही है। और इसके लिए हम बहुत सारे तरीकों का इस्तेमाल करते हैं, जिससे आप लोग भी बखूबी वाकिफ़ होंगे। जैसे सिटी स्कैन है, एमआरआई है, फंक्शनल एमआरआई है, पेट स्कैन है, और उसके अलावा न्यूरोकेमिकल असेसमेंट है, न्यूरोसाइकोलॉजिकल असेसमेंट है, साइकोफिजियोलॉजिकल असेसमेंट है। तो बहुत अलग अलग तरह के असेसमेंट से हम अलग अलग तरह की बीमारियों को समझ सकते हैं। ब्रेन इमेजिंग जो टेक्निक है कि सबसे पहले कि हम अपने आपके जो जहन के इमेज में जो है उसके जरिए ये जानना चाहते हैं कि किस तरह की बीमारी और क्यों हो रही है, उसमें क्या रद्द-बदल किया जा सकता है, उसे किस तरह से ठीक किया जा सकता है। तो इसके लिए ब्रेन इमेज लेने के लिए सिटी स्कैन का इस्तेमाल होता है, एमआरआई का इस्तेमाल होता है, फंक्शनल एमआरआई का इस्तेमाल होता है, पेट स्कैन का इस्तेमाल होता है, और ईईजी का इस्तेमाल होता है। ईईजी खास तौर पर साइकोलॉजी या नफ्सियात में हम बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल करते हैं, कि ताकि जिससे ब्रेन वेव्स के बारे में पता चलता है, अल्फा और बीटा जो वेव्स होता है उसके बारे में हम, जैसे ईसीजी होता है उसी तरीके से ईईजी होता है, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम, जिससे कि हम ब्रेन वेव्स के जरिए ये जान सकते हैं कि आपके हरकतों में या आपके अंदर जो उतार चढ़ाव हो रहे हैं, जो बदलाव हो रहे हैं, वो किस वजह से हो रहे हैं। तो ये कुछ इमेजिंग टेस्ट है, ब्रेन इमेजिंग टेस्ट जो टेक्निक्स है वो है, जिसके जरिए हम अलग अलग तरीके से आपके ब्रेन के इमेज की मदद से आपकी बीमारी के बारे में जान सकते हैं। इसके अलावा कुछ न्यूरोसाइकोलॉजिकल असेसमेंट है। न्यूरोसाइकोलॉजिकल असेसमेंट ऐसा है होता है कि हमारे ब्रेन में कुछ रुकावट, कुछ परेशानी तो होती है, लेकिन उस परेशानी के बावजूद हम नॉर्मल होते हैं। तो ये न्यूरोसाइकोलॉजिकल
इसको हम परेशानी कह सकते हैं या डिसऑर्डर कह सकते हैं। जैसे कि बहुत से लोगों को में ये देखा जाता है कि अगर हम उनसे डायरेक्ट कहें कि आप दाहिनी तरफ मुड़ जाएं, तो वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का टाइम जरूर लेते हैं। सभी लोग नहीं लेते हैं, लेकिन कुछ लोग के अंदर ये देखा जा सकता है। तो फ्रैक्शन ऑफ जो सेकंड का जो टाइम वो लेते हैं, वो ये जज करने के लिए लेते हैं कि लेफ्ट और राइट किधर है। यानी कि हमने उन्हें दाहिने की तरफ कहा है, तो पहले वो खुद से एक सेकंड रुक करके अंदाजा लगाते हैं कि दाहिने इस साइड इस तरफ है या दाहिने इस तरफ है, और फिर तब वो दाहिने ही मुड़ते हैं, सही मुड़ते हैं, दाहिने ही मुड़ते हैं। लेकिन वो जो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का जो उन्होंने टाइम लिया, वो उस न्यूरोलॉजिकल डिस्टर्बेंस की वजह से लिया जो उनके जहन में होता है और जिसके साथ वो नॉर्मल बने होते हैं। इस तरीके से अगर हम आपको अगर ये कहें कि 4 को हम 200 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इसका जवाब क्या होगा, तो हो सकता है कुछ बच्चे इसका जवाब फौरन देते हैं, कुछ बच्चे 1 मिनट के बाद देते हैं, और कुछ बच्चे इसको सोच के पहले उसको बना लेते हैं पेपर पे या हाथ पर, और तब इसका जवाब देते हैं। तो तीनों बच्चों ने जवाब दिया, लेकिन ये जो फर्क हुआ वो फर्क इसलिए हुआ कि उनके अंदर उनके ब्रेन में कहीं ना कोई न्यूरोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस है, जिसकी वजह से उनके हरकत में ये फर्क देखा गया। तो इसको इसको एसेस करने के लिए भी बहुत सारे अलग अलग टेस्ट है, जिसमें मेमोरी टेस्ट है, कॉग्निटिव टेस्ट है, और जिसके वजह से जिसको लगा करके ये जाना जा सकता है कि किस तरह के की जो मुश्किलात उनके जहन के अंदर है। इस सिलसिले में 2 तरीके के टेस्ट को बहुत ज्यादा पॉपुलर बनाया गया है, जिसमें कि एक है हॉलस्टिड-डिटान न्यूरोसाइकोलॉजिकल बैटरी। बैटरी कहने का मतलब होता है कि इसमें एक से ज्यादा टेस्ट होते हैं। तो इसमें बहुत सारे टेस्ट हैं, जैसे कि इसमें देखिए, इसमें 10 तरह के टेस्ट हैं, और ये 10 तरह के टेस्ट अलग अलग तरह के आपकी सलाहियत को मापने के लिए बनाए गए हैं। जैसे कि एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग है, अटेंशन है, ऑडिटरी परसेप्शन है आपका, वगैरह वगैरह, ये सारी चीजों को देखने के लिए बनाया गया। अब जैसे कि ओल्ड एज में अल्जाइमर अल्जाइमर होता है, तो अल्जाइमर दोनों तरह से हो सकते हैं, आपके जहनी तरीके वजह के ये वजह से भी हो सकते हैं, और जिस्मानी वजह से भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर ये टेस्ट ये आपको ये दोनों में फर्क करके बताएगा कि ये आपको अगर कोई बीमारी है, कोई मर्ज के आप शिकार हैं, तो वो जिस्मानी है या नफ्सियाती है। इसी तरीके से लूरिया नेब्रास्का न्यूरोसाइकोलॉजिकल टेस्ट जो है, उसमें भी बहुत सारे आइटम्स हैं, जिसकी मदद से आप किसी की याददाश्त, किसी की सलाहियत, किसी की कॉग्निटिव एबिलिटी और परसेप्शन वगैरह को समझा जा सकता है। साइकोलॉजिकल असेसमेंट में साइकोफिजियोलॉजिकल असेसमेंट में साइकोफिजियोलॉजी यानी कि जिस्म और नफ्सियात दोनों से जुड़ी हुई बीमार से जुड़ी हुई जो टेस्ट होती है, उसका इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इलेक्ट्रोडर्मल रिस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राम ईईजी, जैसा कि हमने आपको अभी पहले बताया कि ईईजी का इस्तेमाल नफ्सियात में बहुत हद तक किया जाता है। साइकोलॉजिकल असेसमेंट में साइकोलॉजिकली किस तरीके से असेस किया जाता है, जिसका तो उसका सबसे अच्छा जरिया होता है इंटरव्यू। इंटरव्यू के जरिए हम अलग अलग तरीके से, क्राइसिस इंटरव्यू हो या किसी डायग्नोस्टिक हो कि हमको किसी चीज़ का अगर उसकी डायग्नोसिस करनी है, तो उसके बारे में भी हम बातचीत के जरिए या हम उनसे कुछ पूछ करके, कुछ सवालों को रख करके, कुछ पूछ करके जो हम जवाब हासिल करते हैं, उसके बिना पर हम असेसमेंट कर सकते हैं कि इस तरह के जवाब अगर हमें मिलते हैं, या इस तरह के सवाल का अगर ये जवाब दिया गया है, तो उसका नतीजा क्या हो सकता है, उसे किस तरीके से डायग्नोज किया जा सकता है। इसके बाद साइकोलॉजिकल टेस्टिंग की बात आती है, तो साइकोलॉजिकल यानी कि नफ्सियाती जो टेस्ट होते हैं, वो बहुत तरीके के टेस्ट होते हैं, जिसमें कि बहुत पॉपुलर टेस्ट है इंटेलिजेंस टेस्ट। इंटेलिजेंस टेस्ट के जरिए हम अलग अलग तरह के आईक्यू के बारे में जान सकते हैं कि किसी इंसान का आईक्यू क्या हो सकता है, या उसका जो इंटेलिजेंस लेवल है वो कैसा है। इसके अलावा 2 खास तरीके हैं साइकोलॉजिकल टेस्ट के, एक है ऑब्जेक्टिव टेस्ट और दूसरा है प्रोजेक्टिव टेस्ट। ऑब्जेक्टिव पर्सनालिटी टेस्ट में, यानी कि ऑब्जेक्टिव पर्सनालिटी जो टेस्ट होता है, उसमें क्वेश्चंस होते हैं, यानी कि उसे हम सब्जेक्टिव टेस्ट भी कह सकते हैं, पेपर पेंसिल टेस्ट भी कह सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि कुछ सवाल होते हैं जिसका जवाब आप जो होते हैं उस मरीज को या उस शख्स को देना होता है जिस पर टेस्ट किया जा रहा होता है, और उस सवालों के जरिए हम उसके छिपे हुए पहलुओं को काफी हद तक बाहर निकाल सकते हैं, या उस
खास मुश्किल या उस खास तरह की प्रॉब्लम जो जिससे वो गुजर रहे हैं उसके बारे में हम जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो ये बहुत तरह के होते हैं, जैसे कि कई तरह के पर्सनालिटी टेस्ट हैं, कई तरह की डिसऑर्डर से जुड़े हुए टेस्ट हैं, जैसे कि एमएमपीआई का नाम है इसमें बहुत आता है, कैटल 16 पीएफ का नाम है इसमें, आइजन का नियो टेस्ट है इसमें, न्यूरोटिक टेस्ट इसमें आता है। तो इस तरीके के बहुत सारे टेस्ट हैं जो कि सेल्फ रिपोर्टेड टेस्ट होते हैं, जिसमें कि सवाल जवाब के जरिए या उसमें जो एक सवाल होते हैं उसके 2-3 एक्सपेक्टेड जवाब होते हैं, उसमें से किसी एक जवाब को चुन करके हम किसी नतीजे पर पहुंचते हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव टेस्ट है। प्रोजेक्टिव पर्सनालिटी टेस्ट में इनडायरेक्टली हम किसी इंसान की शख्सियत के बारे में पहचान करते हैं, यानी कि हम उस इंसान के शख्सियत के बारे में जानना चाहते हैं, लेकिन ज़ाहिरी तौर पर उस इंसान को इस बात की जानकारी नहीं हो सकती है कि हमारी शख्सियत की पहचान की जा रही है या हमारा किस किस्म का कोई टेस्ट हो रहा है। तो इसमें ये होता है कि अलग अलग तरीके के फोटो के जरिए या कुछ ड्राइंग के जरिए या कुछ उनको हम आधे अधूरे जो सेंटेंस होते हैं उनको दे करके कुछ टेस्ट कर सकते हैं, कुछ टेस्ट करते हैं जिसको कि जैसे हम किसी जब तस्वीर के जरिए कोई टेस्ट करते हैं तो उसमें हम 2 तरीके का टेस्ट आता है, एक थीमेटिक का परसेप्शन टेस्ट कहते हैं उसको, और दूसरा है रोशाफ टेस्ट कहलाता है। अगर हम लफ्जों के जरिए करते हैं तो वर्ड एसोसिएशन टेस्ट है वो, और आधे सेंटेंस के जरिए हम जब टेस्ट करते हैं तो उसको हम सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट कहते हैं। तो कुछ प्रोजेक्टिव टेस्ट के कुछ खास खास टेस्ट जो इस तरीके के हैं, जिससे कि जब किसी शख्स को उस टेस्ट पर रख उतारा जाता है तो उस शख्स को इस बात की जानकारी नहीं होती है कि मेरा किसी तरह का टेस्ट हो रहा है, क्योंकि उस टेस्ट में ऐसा कुछ कहीं पर लिखा हुआ नहीं होता है, ना ही कहीं उससे कुछ पूछा जाता है। सिर्फ जैसे कि मिसाल के तौर पर एक आपको बता दें कि अगर जैसे थीमेटिक का परसेप्शन टेस्ट हम ले रहे हैं तो उसमें कुछ कार्ड्स बने होते हैं, उस कार्ड्स पे कुछ तस्वीरें होती हैं, उस कार्ड्स को उस शख्स को दे दिया जाता है और उनसे ये कहा जाता है कि इस कार्ड में जो तस्वीर बनी है उस तस्वीर को देख करके आपको पिछले यानी कि पास्ट, प्रेजेंट यानी कि अभी, और फ्यूचर यानी कि मुस्तकबिल, उनके बारे में आपको इनको ध्यान में रखते हुए एक कहानी लिखनी है और उस कहानी में एक हीरो होना चाहिए। तो इतनी सारी बात बता करके एक छोटी कहानी उनसे लिखवाई जाती है। तो जब वो इस तरीके की कहानी लिखते हैं तो कहानी लिखने के दौरान उनके जहन में सिर्फ यही बात आती है कि ये तो सिर्फ वक्त की बर्बादी हो रही है, हम इनके पास आए थे कि मेरा कुछ टेस्ट हो जाए, कुछ इलाज हो जाए, लेकिन ये तो हमको ये सब ड्राइंग बने हुए कार्ड दिखा रहे हैं और एक एक कहानी लिखने के लिए दे रहे हैं, तो यहाँ पर तो कुछ हुआ नहीं। उनका ये एक्सपीरियंस जो है, उनका जो तजुर्बा है वो ये कहता है कि कोई टेस्ट वेस्ट तो हुआ नहीं, लेकिन वाकई में उनका सबसे अच्छा टेस्ट हुआ। और जो माहिर नफ्सियात होते हैं जो इस टेस्ट को एनालाइज जब करते हैं तो वो उस इंसान की शख्सियत के बिल्कुल अंदर तक जाकर के उसकी पहचान कर लेते हैं, क्योंकि उन कहानियों में जब वो लिखते हैं तो वो अपने सारी शख्सियत को डालते हैं, क्योंकि जब भी हम लिखते हैं तो हम अपने शख्सियत से जुड़ी हुई बातें, उससे जुड़े हुए तजुर्बात और एहसासात को ही लिखते हैं। तो इस तरीके से प्रोजेक्टिव टेस्ट के जरिए भी हम टेस्ट असेसमेंट करते हैं। फिर कॉग्निटिव बिहेवियरल असेसमेंट आता है, जिसमें कि हम कॉग्निटिव टेस्ट लेते हैं, जैसे कि बेक डिप्रेशन इन्वेंट्री इसमें एक बहुत मशहूर टेस्ट है, जिसके जरिए हम आपके उस जहनी दबाव के बारे में जानकारी हासिल करते हैं जिससे कि आप गुजर रहे होते हैं, और ये चीज आपके कॉग्निशन से जुड़ा होता है, जिसे कॉग्निटिव बिहेवियरल असेसमेंट कहा जाता है। इसके बाद असेसमेंट में कुछ एथिकल इश्यूज आते हैं कि जब हम असेसमेंट करते हैं तो हम किसी तरह के बायस से ना गुजरे, हम उसका एक कोड होना चाहिए, उसका एक स्टैंडर्ड होना चाहिए, यानी कि हम एक बिल्कुल अलग तरीके से, न्यूट्रल तरीके से किसी भी इंसान का असेसमेंट करें, तभी जाके वो असेसमेंट सही हो सकता है। कि क्योंकि उस असेसमेंट पर उसके बाद उसकी डायग्नोसिस हो सकती है, डायग्नोसिस के बाद फिर उसका ट्रीटमेंट होगा, उसका इलाज हो सकता है। तो असेसमेंट में किसी तरह के कोई
प्रॉब्लम या इशू जो है वो नहीं होनी चाहिए। उसका स्टैंडर्ड बिल्कुल ज़ाहिर होना चाहिए, कोड्स होने चाहिए, उसकी कुछ जो रूल्स होने चाहिए उसको फ़ॉलो करना चाहिए और बायस नहीं होना चाहिए किसी भी तरीके की। इसमें ये इस रवैये से हम ना रहें कि हाँ, किसी को हम फ़ेवर करें और किसी का फ़ेवर हम ना करें। तो इस तरीके से हम नाज़रीन ये देख रहे हैं कि आज आपने हमारे साथ नफ़्सियाती अवारिस के बारे में बहुत सारी जानकारी हासिल की और उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपको इससे ज़रूर फ़ायदा भी हुआ होगा और अगले क्लास में इसी बीपीसीसी 133 के एक नए उन्वान के साथ हम फिर से हाज़िर होंगे। तब तक के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।